Assalamu alaikum, welcome to my channel, and this is Sir Talha again with very informative video. And without wasting any time, let's start the content. Analogies. The first thing is analogies, and I guess many of us have no idea how to solve and what are these. First, let me explain you that you will be given A and B, like two words. अच्छा जी, दो वर्ड्स आपको गिवन होंगे पेपर के अंदर और आपने इन दो का रिलेशन चेक करना होगा. जस्ट आपने रिलेशन चेक करना है कि इन दो का क्या. फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास हो सकता है हॉट एंड कोल्ड. तो आपको रिलेशन पता चल गया ये दोनों आपस में कैसे हैं, अपोजिट रिलेशन है. इसके अलावा रुपी पाकिस्तान माइट भी पॉसिबल, ऐसा कुछ आ जाए. रुपी यानी करेंसी टू कंट्री, ऐसा भी कुछ है. और इस तरह की लादादाद चीजें हैं, लाइक फ्रीक्वेंटली, न्यूमरस, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि इसमें पूछी जा सकती हैं और वो पूछते हैं. ठीक है, तो आपको पहले एक इस तरह का वर्ड गिवन होगा और आपने क्या करना होगा, आपने उसका जो सही ऑप्शन है वो आपने पिक करना होगा. लाइक जो रिलेशन इनमें है वही रिलेशन इसमें होना चाहिए. ठीक है, अब हम प्रैक्टिस करते हैं. एल्बम एंड फोटोग्राफ. अब देखें एल्बम क्या होता है. एल्बम खैर पहले ज़माने में यूज होता था. उसमें हम डिफरेंट पिक्चर्स को एक साथ लगाते थे. यहाँ पे यानी अंदर पिक्चर्स होंगी और ऑन एंड होल वो पूरा क्या कहलाता था, एल्बम कहलाता था. तो इनका रिलेशन आप ऐसे समझ लो कि एल्बम कोई रखने वाली चीज़ है और फोटोग्राफ उसका पार्ट है. क्लियर. नाउ चेक ऑल दी ऑप्शंस: हैट, कैप, बल्ब, लाइट, शेल्फ, बुक, पेन, पेपर. पेन पेपर का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, बल्ब लाइट का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, हेड कैप हो नहीं सकता. शेल्फ क्या होता है, जहाँ पे आप किताबें या अपने कपड़े रखते हो. तो अगर मैं शेल्फ ये है और किताबें इसके अंदर है तो इट इज सिमिलर टू दिस. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, मेरा पहला आंसर आ गया शेल्फ एंड बुक्स. नेक्स्ट, नोज एंड स्मेल. नोज बॉडी पार्ट है और नोज एक बॉडी पार्ट और उसके बाद उसका क्या लिखा हुआ है, फंक्शन. क्लियर. तो पार्ट एंड इट्स फंक्शन. नाउ चेक एंड चेक करके मुझे बताएं कि फिर आपको क्या समझ आ रहा है. आई होप आपने सही आंसर पिक कर लिया होगा. इट्स टीथ एंड च्यू. नेक्स्ट दो असाइनमेंट है आप लोगों के लिए एंड आई जस्ट वांट यू टू पीपल टू सॉल्व एंड लेट मी नो अबाउट द आंसर्स. असाइनमेंट नंबर 1 एंड असाइनमेंट नंबर 2 दोनों को करें और सेंड योर आंसर्स व्हाट्सएप पे मुझे बिल्कुल भेजते रहें आप लोग. सेंटेंस करेक्शन. स्टूडेंट कहते हैं कि सर हम जब भी कोई नया सवाल करते हैं तो उसमें कोई नए तरह का रूल आ रहा होता है और फिर वो समझ नहीं आता कि सेंटेंस करेक्शन को कैसे याद रखा जाए. देखिए स्टूडेंट, जिस तरह से आप लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स अटेम्प्ट करते हो उसमें स्टेप वाइज आप चीजें करते हो, जिस तरह से इंग्लिश में भी यही करना होता है. इंग्लिश में क्या करना होता है, आपने फॉर एग्जाम्पल आपने एक सवाल अटेम्प्ट किया, क्वेश्चन देखा आपने और उसमें प्रॉब्लम आपको मिल गई, यानी दैट ये सेंटेंस करेक्शन आपको पता चल गया कि ये वर्ड गलत है. नाउ जस्ट मेक अ चार्ट और उसमें लिख लो कि इस तरह की गलतियां आती हैं इसके अंदर. 1 के अंदर इस तरह की गलती है, 2 में इस तरह. तो इस तरह से आपके पास एक पूरा चार्ट बन जाएगा और उसके बाद आप एबल हो जाओगे कि कोई भी सवाल आप आराम से कर लो. अब हम देखते हैं. नंबर 1, नवाजुद्दीन सिद्दीकी इज बेटर देन ऑल दी एक्टर्स. ये बात सही है. नवाजुद्दीन जो है वो बाकी तमाम एक्टर से बेहतर है. इस सेंटेंस में गलत क्या चीज है, टाइम है अपना चेक करें. ओके, नवाजुद्दीन सिद्दीकी इज बेटर देन ऑल दी अदर एक्टर्स. यहाँ पे अदर जो है वो मिसिंग है. ठीक है, अदर क्यों मिसिंग है. अगर मैं ये कहता है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी इज बेटर देन ऑल दी एक्टर्स तो इसका ये मतलब होता है कि एक्टर्स में नवाजुद्दीन खुद भी शामिल है. ठीक है, तो अदर लगाने से आपने कहा कि वो बाकियों से बेहतर है. सेकंड, नन ऑफ द ट्विन्स ऑफर टी टू मी. कोई किसी भी ट्विन्स यानी दो, उन्होंने मुझे चाय का पूछा नहीं है, मुझे नहीं दी, जो कि अखलाकन एक बड़ी गलत बात है, चाय देनी चाहिए. नन ऑफ द ट्विन्स ऑफर टी टू मी. देखिए जब भी ट्विन्स है तो इसका मतलब हो गया दो, और इंग्लिश के अंदर अगर आपके पास दो चीजें आ जाती तो वहां पे आप इस्तेमाल करते हो नीदर, NEITHER. तो आप नोट डाउन कर लें कि अगर दो होती है तो नीदर, और अगर दो से ज्यादा हो जाएंगी तो फिर नन यूज करोगे. थर्ड, one of the members expressed doubt if the minister was an atheist. थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा आपके लिए, सोचिए जरा. आई होप सो आपने सोच लिया होगा. वन ऑफ द मेंबर्स एक्सप्रेस डाउट इफ. देखिए इफ होता है कंडीशनल,
याद करें आपने ग्रामर के रूल्स पढ़े होंगे, जब भी कहीं कोई कंडीशन आती थी हम इफ लगाते थे। यहाँ कोई कंडीशन नहीं है, यहाँ एक सेंटेंस उसने कहा है, तो आप इफ को रिप्लेस करके यहाँ लगा सकते हो वेदर। वेदर द मिनिस्टर वॉज एन एथिस्ट। I told him that it's become fashionable to criticize all politicians irrespective of their work. मैंने उसे बताया कि अब ये फैशनेबल बन चुका है कि आप पॉलिटिशियंस को उनके काम तो एक साइड पे रख दो, लेकिन उनको क्रिटिसाइज करना एक फैशन बन चुका है। सोचें क्या गलत है इसमें। डन। यहाँ पे देखिए इट्स लिखा हुआ है, यहाँ होना चाहिए इट हैज। ठीक है, इट हैज को आप फर्दर कैसे सॉल्व कर सकते हो, आप कर सकते हो इट के साथ एपोस्ट्रोफी एस, तो इट्स, तो यहाँ पे ये वाला इट्स आना था, ये वाला नहीं आएगा। नोट डाउन कर लें, इंपॉर्टेंट है कि ये इट्स कब आएगा और ये वाला इट्स कब यूज होता है। नेक्स्ट, unless he doesn't behave well you should not forgive him। हो सकता है स्टूडेंट ही सही हो। सोचे, unless he doesn't behave well, जब तक वो अपना बिहेवियर सही नहीं करता you should not forgive him, तुम्हें उसे माफ नहीं करना चाहिए। जब भी आपके पास सेंटेंस में unless आ जाता है तो वो itself not का मीनिंग दे रहा होता है, तो does not is extra, यहाँ does not को नहीं आना चाहिए। unless he behaves well, behaves क्यों बोला, क्योंकि does का यहाँ पे s लग जाएगा आगे। you should not forgive him। ठीक है, 5 आपको सेंटेंस करा है, पांचों में अलग अलग चीजें। अब इस तरह से आपने क्या करना है, गूगल खोलें, यूट्यूब खोलें, और इवन फेसबुक पे भी कुछ इंग्लिश के चैनल है जिन्होंने इस तरह के सेंटेंस करेक्शन दिए हैं, वहां जाएं और वहां से आपने पिक करना है ऐसे सवाल और सॉल्व करें। देखिए स्टूडेंट्स, इंग्लिश इंप्रूव करनी है तो कोई टीचर आपके पीछे लग के नहीं करवा सकता। विल है आपके पास, कॉन्फिडेंस तो आप कर सकते हो, वरना चाहे आप 90 दिन का कोर्स कर लो, चाहे 5 साल का कर लो, इंग्लिश आपकी इंप्रूव नहीं होगी। एनी हाउ, एक असाइनमेंट और है, पहले 1 और 2 आपको दे दिए थे, अब ये 3rd है। इसमें आपके पास 3 सेंटेंसेस हैं, आपने इनको करेक्ट करके मुझे बताना है क्या है। अच्छा, एक तो होता है कि आइडेंटिफाई करना, आपने आइडेंटिफाई कर लिया, अब उसको रेक्टिफाई करना है, यानी उसको सही करके भी आपने बताना है। फॉर एग्जाम्पल, पहला सेंटेंस है आई हैव मेट जॉन लास्ट ईयर। अब ये सेंटेंस है, इसमें कुछ ना कुछ गलत जरूर होगा, गलत है, उसके बाद उसको सही करना और फिर आप मुझे बताइएगा। तो आप कैसे कर सकते हो, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो कि सर मेरा ये नाम है, मेरी ये परसेंटेज है, या मैं जॉब करता हूँ, या जो भी एक्स वाई थोड़ी डिटेल, और फिर मुझे बता दो कि मैंने आपकी वीडियो देखी थी और मैं ये असाइनमेंट को सॉल्व करना चाह रहा हूँ, करना चाह रही हूँ। दैट्स इट। नेक्स्ट इज सिनोनिम्स। स्टूडेंट्स के लिए एक नाइटमेयर होता है कि सर किस तरह से इसको सॉल्व करना है। फर्स्ट इज वेरी। वेरी पहले रिपीट हो चुका है शायद वीडियो में और मेरे स्टूडेंट्स को याद होगा। वेरी किस तरीके से, प्रैक्टिकल का मतलब आपको पता है, क्विक का आपको पता है, एक्यूरेट आपको पता है, कॉशियस का भी समाओ 80% लोगों को पता होगा। कॉशियस का मतलब होता है केयरफुल। ठीक है, वेरी का मतलब होता है केयरफुल। ठीक हो गया, तो इस तरह से आप देखें, एक्यूरेट कोई प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है और इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा केयरफुल। ठीक है, नेक्स्ट वेलो। स्टूडेंट वेलो, लेट सपोज हमें नहीं आता वेलो, मान लेते नहीं आता। अब यहाँ पे हम 4 ऑप्शन देख रहे हैं, अब सफर भी है, सेक्रीफाइस भी है। अब सफर और सेक्रीफाइस आप देखो, दोनों का मतलब आपके पास एक तो नेगेटिव है और दोनों समझ लो सिमिलर ही काउंट हो रहा है। सफर मतलब क्या होता है कि अजियत झेलना, और सेक्रीफाइस मतलब क्या होता है कि खुद चीजों को सेक्रीफाइस कर देना, या कुछ कंपल्शंस होती है, कुछ मजबूरियां होती हैं। तो इन दोनों का सेंस जो है सेम बन रहा है, इसलिए इनमें से कोई भी आंसर नहीं हो सकता मेरा। नेक्स्ट इज प्रॉस्पर। प्रॉस्पर का मतलब होता है रिच इन मटीरियल्स थिंग, यानी पैसा, घर और गाड़ी, उसमें आप प्रॉस्पर कर सकते हो। लग्जूरिएट का मतलब होता है बास्किंग या एंजॉय। ठीक है, वेलो का मतलब होता है जानवरों के बैठने की ऐसी जगह जहां वो बैठ के एंजॉय करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि शीप्स वगैरह हो गई, या कोई बैल हो गए, काऊ हो गई, वो क्या करते हैं कि वो थोड़ा सा बैठते हैं और फिर वहीं वो लेट जाते हैं, तो वो सारा कुछ जो अपना एंजॉय कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड वेलो। नेक्स्ट इज वेफ्ट। सोचे, 4 ऑप्शन है आपके पास, देखें अब वेफ्ट का नहीं पता मतलब, फॉर एग्जाम्पल तो देखें ड्रोन और सिंक। ड्रोन का मतलब भी डूबना, सिंक का मतलब भी डूबना, तो इसमें से तो कोई भी नहीं होगा। बच्चे ये तो, अब आंसर सही करने की प्रोबेबिलिटी आपके पास हो गई 50%। जो पहले 25% थी वो अब कितनी हो गई है, 50% हो गई है आपके पास। अब ड्रोन का मतलब डूबना, सिंक का डूबना, फ्लोट का मतलब तैरना, क्लाइम मतलब होता है चढ़ना, वाफ्ट का मतलब होता है तैरना। ठीक है, इसके और डिफरेंट मतलब भी है, इसका ड्रिफ्ट
के भी सेंस आ सकते हैं इसके अंदर। अब देखें ड्रोन और सिंक आप कहेंगे सर सेम ही है। देखें ड्रोन अगर कोई लिविंग थिंग है तो वो हमेशा ड्रोन होगा, और कोई नॉन लिविंग थिंग है तो हमेशा सिंक होगा। ठीक है, तो इसका फ्लोट आंसर है ज़ेनी। ये टर्म सुनी होगी उन लोगों ने जो या तो अखबार पढ़ते हैं या जो नॉवेल्स वगैरह पढ़ते हैं, और ये बड़ी एक आम सी टर्म है ज़ेनी। देखिए ज़ेनी का मतलब होता है जो मज़ाहिया होता है, ठीक है, या आम जबान में समझ लें जो लोगों को हंसाता है या उसका हुलिया ऐसा होता है। तो देखें क्लाउन इसका सिंपल सा आंसर होगा, पैट नहीं होगा, थीफ नहीं होगा, मैजिकल नहीं। ओके जी, ये वीडियो थी हमारी जिसमें हमने एनालॉजीज को डिस्कस किया, इसके बाद हमने सेंटेंस करेक्शन देखी, फिर हमने थोड़े से सिनोनिम्स देखे। आपको मैं एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, असाइनमेंट नंबर 4। टोटल 4 असाइनमेंट इस वीडियो के अंदर। तो आपने क्या करना है, जो तमाम वर्ड्स यहाँ पे लिखे हुए आपने तो इनके सबसे पहले मीनिंग फाइंड आउट करना है। ठीक है, आपने मीनिंग आप इस तरह से एक अपने पास चार्ट बना लो कॉपी पे, या फिर अगर वर्ड पे बना लो फिर मुझे भेज देना। फिर आपने मीनिंग लिखना है, उसके बाद उसके 3 सिनोनिम्स लिखने हैं, और फिर आपने बनाने सेंटेंस। यानी हर वर्ड के आपने मुझे 4 सेंटेंस देने हैं। एक उस वर्ड का सेंटेंस हो गया, 3 उसके सिनोनियम के हो गए, और 3 ही उसके एंटोनियम भी डाल दे तो अच्छा हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा पूरा। तो इस तरह से अगर आप करोगे तो साइड बाय साइड आपकी इंग्लिश इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी। सेकेंडली पेपर में भी जैसे एब्रप्ट रिपीट है, डिमांड रिपीट होता है, रेट्रीब्यूशन, एबॉलिश, सेक्युलर, डिविल्डर, सारे पेपर में से उठाए हैं। तो अगर आप ये सारा कुछ कर